सरकारी नौकरी के इस रोमांचक मैच में आप सभी का स्वागत है। और टॉस जीत के हमारे एस्पिरेंट ने चुना है सुपर कोचिंग को। और ये पहला ही सवाल माओ यॉर्कर एस्पिरेंट की समझ से बिल्कुल बाहर। लेकिन ये क्या, हमारे सुपर टीचर की सिखाई टेक्निक से बहुत ही उम्दा तरीके से खेला इस यॉर्कर को। और ये दूसरा क्वेश्चन जो कि एक खतरनाक बाउंसर हो सकता था, पर नहीं गुरु, हमारे एस्पिरेंट ने सुपर कोचिंग के स्टडी नोट से इतना रिवीजन कर रखा है कि इस खतरनाक बाउंसर पर भी फुल शॉट लगाकर पूरे मार्क्स स्कोर कर लिए। ठोको ताली। गुरु, हमारे एस्पिरेंट ने सुपर कोचिंग से इतने मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा रखे कि आने वाले सभी कठिन सवालों को भी चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। जितने भी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हमें देख रहे हैं, अगर आपको भी सरकारी नौकरी की ट्रॉफी जीतनी है तो अभी सुपर कोचिंग को अपना कोच बनाइए और सफलता की ओर कदम बढ़ाइए। अगर आप भी इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जाइए लाभ उठाइए टेस्ट बुक प्रीमियर लीग सेल का, जहां आपको मिल रहा है सभी सुपर कोचिंग पर 90% तक का डिस्काउंट और 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। ठोको ताली। हाय एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है यूजीसी नेट की तरफ से, जहां पे प्रोफेसर मनीष आर जोशी ने ये बताया है कि यहाँ पे 27 मार्च को ये नोटिफिकेशन आई है। तो इसमें क्या था, 4-5 बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है। हम इसको एकदम आराम से देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो नेट एलिजिबिलिटी होती है, जिसके अंदर आप जब आपको जेआरएफ मिलता है तो एक तो आप पीएचडी कर सकते हो और जेआरएफ फेलोशिप ले सकते हो। सेकंड है कि आप कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर करके लग सकते हो। तो यहाँ पे एक थर्ड कैटेगरी को ऐड किया गया है। पहले तो ये 2 कैटेगरी थी कि आप नेट जेआरएफ क्वालिफाइड करके आप रिसर्च के अंदर एंटर कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो। और सेकंड था कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो अगर आप एलएस है। बट एलएस था तो आप कहीं ना कहीं पीएचडी में एडमिशन नहीं कर पाते थे, है ना, पीएचडी में एडमिशन नहीं ले पाते थे। तो इन्होंने एक कैटेगरी इसके अंदर और ऐड की है कि जो एस्पिरेंट नेट क्वालिफाइड हो गए, ओनली नेट क्वालिफाइड हो गए, वो भी एलिजिबल होंगे पीएचडी के लिए, पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल हो गए। इनका पर्पस ये है। तो इसको समझते हैं कि इन्होंने ये क्यों किया है पहले तो, है ना। तो मैंने आपको पहले ही सस्पेंस खोल दिया है कि एक्चुअल में इस नोटिफिकेशन का पर्पस क्या है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि जो सीएसआर नेट और यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन होता है वो साल में 2 बार होता है। और इसका पर्पस था कि स्टूडेंट रिसर्च के अंदर एंटर करे और असिस्टेंट प्रोफेसर बने। ठीक है, तो बट इन्होंने देखा है कि जो अदर यूनिवर्सिटीज है, मेन यूनिवर्सिटीज जो खुद का एंट्रेंस टेस्ट भी अलग से करवाती है पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, तो उन्होंने डिसाइड किया है कि यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने डिसाइड किया है कि अब जो नेट का एग्जाम होगा, जो नेट क्वालिफाइड होगा, वो नेट की बेस पर भी पीएचडी में एडमिशन ले सकता है अगर उसका जेआरएफ नहीं भी है। तो जेआरएफ है तो ऑलरेडी वो तो ले तो था ही, ठीक है, उसको फेलोशिप भी मिलती थी। बट अगर आपका नेट है तो आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो गए, यानी आप पीएचडी के इंटरव्यू में आप बैठ सकते हो और पीएचडी के अंदर आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो यहाँ पे इसका एक पर्पस यहाँ पे दिया गया है। सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट समझ में आ गया है। तो बेस्ड ऑन द एक्सपर्ट कम्युनिटी रिकमेंडेशन मीटिंग हेल्ड इन द 13 मार्च को ये मीटिंग हुई है 2024 को। ठीक है, और उन्होंने डिसाइड किया है कि जो नेट स्कोर होगा कैन बी यूज फॉर द एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स इन दी ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट बाय दी डिफरेंट यूनिवर्सिटी। उसके रिप्लेस के अंदर जो नेट एग्जाम होगा, आपको अलग से पैट एग्जाम यूनिवर्सिटीज का देने की जरूरत नहीं। आप नेट की बेस पर भी आप पीएचडी प्रोग्राम्स के अंदर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड है आपका कि यहाँ पे अभी कब से जारी हो जाएगा। ये जारी होने वाला है जून 24 ऑनवर्ड, ये जारी होने वाला है। ये 2 कैटेगरी तो ऑलरेडी हमारे पास थी, जहां पे हम जब भी सीएसआर नेट जेआरएफ क्वालिफाइड होते थे, यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड होते थे, तो एक तो आप पीएचडी में एडमिशन कर सकते थे और जेआरएफ ले सकते थे। सेकंड था कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते थे डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर। ये कैटेगरी ऑलरेडी आपको पता है। सेकंड कैटेगरी थी कि जो सीएसआर नेट क्वालिफाइड होते थे, जिनके पास जीआरएफ नहीं होता था, है ना, तो एडमिशन टू पीएचडी विदाउट जीआरएफ। तो अगर यहाँ पर उन्होंने दूसरा बोला कि अगर आप नेट क्वालिफाइड हुए, मान के चलो आपके पास जेआरएफ नहीं है, ओनली आप नेट का आपको स्कोर बनाया और नेट क्वालिफाइड हुए, तो आप पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा, बट आपको जेआरएफ यानी नहीं मिलेगा यहाँ पे, यानी आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। ओनली नेट है आपका तो आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। ठीक है,
और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इलिजिबल है। अगर नेट है तो ऑलरेडी पहला वाला क्राइटेरिया जो था आपका कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है। सेकंड है कि आप पीएचडी में भी एडमिशन कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा, यानी जूनियर रिसर्च फेलो आपको फेलोशिप नहीं मिलने वाली। थर्ड क्राइटेरिया उन्होंने ऐड किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे eligibility of admission to PhD programs only, not award in the JRF और assistant professor, ठीक है। तो कुछ ऐसे कैटेगरी यानी कुछ जिनका स्कोर और कम आ जाएगा, एलएस से भी और कम स्कोर जिनका आ रहा है, ठीक है, तो उनको पीएचडी के अंदर एडमिशन तो दिया जाएगा, बट उनको कोई जेआरएफ यानी फेलोशिप नहीं मिलेगी, और साथ साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर की भी एलिजिबिलिटी उनके पास नहीं होगी, यानी जिनका स्कोर सबसे कम आ रहा है, जैसे कि एलएस से भी कम आ रहा है। तो ये थर्ड कैटेगरी उन्होंने ऐड की है कि हो सकता है कि जैसे कि हमारा कहते हैं 100 पे जेआरएफ का कट ऑफ लग रहा है, तो 92 93 के ऊपर हमारा एलएस का कट ऑफ लगता था। अब उसके नीचे भी मुझे लगता है कि एक कट ऑफ और लगेगा, जहां पे सिर्फ वो ओनली फॉर पीएचडी वाला, जिसमें ना जेआरएफ होगा और ना ही आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी बहुत सारे एस्पिरेंट अपनी पीएचडी कंटिन्यू करना चाहते थे, पीएचडी करना चाहते थे, बट उनका एलएस भी नहीं आता है और ना जेआरएफ भी नहीं आता है, बट वो 1-2 मार्क्स से उनका एलएस रह जाता था, 2-4-5 मार्क्स से एलएस रह जाता था। तो उन स्टूडेंट शायद वो एक कैटेगरी में डाल देंगे, यानी थर्ड कैटेगरी के अंदर डाल देंगे कि आप पीएचडी तो कर सकते हो, ठीक है, बट आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल नहीं हो गए आप, ठीक है। फिर उनको अगर एलिजिबल होना है तो फिर इनको ये 2 कैटेगरी के अंदर आना पड़ेगा। फर्स्ट 2 कैटेगरी में एक तो जेआरएफ निकालना पड़ेगा, और साथ साथ उस जेआरएफ के साथ साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं एंड पीएचडी भी कर सकते हैं, जेआरएफ भी ले सकते हैं। दूसरी कैटेगरी एलएस क्वालिफाइड करना पड़ेगा, है ना, एलएस क्वालिफाइड करोगे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबल हो, बट जेआरएफ के एलिजिबल नहीं होगे, पीएचडी में एडमिशन कर पाओगे, पीएचडी में एडमिशन। थर्ड कैटेगरी में उनसे भी कम स्कोर जिनका आएगा, है ना, एलएस वाले से भी कम स्कोर जिनका आएगा, तो वो एलिजिबल तो हो गए पीएचडी के लिए, बट जेआरएफ नहीं मिलेगा और ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो लोन है। तो ये तीसरी कैटेगरी उन्होंने इंट्रोड्यूस करी है, इसको हम समझ सकते हैं इस टाइप से, है ना, इस टेबल से हम समझ सकते हैं। तो पहली कैटेगरी तो आप लोग अभी देख ही रहे हो, सभी को पता है कि जिनका कट ऑफ जेआरएफ पे आता है, जूनियर रिसर्च फेलो आता है, तो वो जेआरएफ फेलोशिप तो ले सकते हैं यूजीसी और सीएसआईआर से, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं, ठीक है, और साथ साथ में पीएचडी में भी एडमिशन कर सकते हैं, ठीक है, पीएचडी में एडमिशन करेंगे जब भी आपको जेआरएफ मिलेगी, ये तो है। सेकेंड कैटेगरी जो ऑलरेडी आपको पता है कि अगर आप एलएस क्वालिफाइड होती है, नेट एलएस क्वालिफाइड होती है, तो आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा, फेलोशिप नहीं मिलेगी, ठीक है, बट आप एलिजिबल हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है, और आप एलिजिबल हो पीएचडी के लिए। ये उन्होंने सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी अभी न्यू कैटेगरी आपकी ऐड हो रही है, जो मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है अभी, ठीक है, कि यहाँ पे आपका जो स्कोर आ रहा है वो कम आएगा, है ना, नेट का स्कोर आपका कम आ रहा है, मान के चलो कि कुछ मार्क्स एलएस से भी कम आ रहे हैं, तो उन्होंने थर्ड कैटेगरी में उनको ऐड करेंगे, जिसमें वो ओनली बताएंगे कि दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पीएचडी, तो एप्लीकेबल फॉर पीएचडी यस, बट नॉट एप्लीकेबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये एक थर्ड कैटेगरी जो उन एस्पिरेंट को मोटिवेट करने के लिए, जो जिन एस्पिरेंट के मार्क्स थोड़े से कम आ जा रहे हैं, एलएस से भी कम आ रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि भाई चलो हम कहीं ना कहीं एक ऐसी कैटेगरी लाते हैं जहां पर रिसर्च को प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली उनका मोटो था कि अलग यूनिवर्सिटीज वाले अपने डिफरेंट एग्जामिनेशंस करते हैं, उससे अच्छा है कि नेट को ही एक मेन एग्जामिनेशन बना दे, जिससे रिसर्च में भी बहुत सारे एस्पिरेंट जाए और अपना सपना पूरा करें, ठीक है। बट अगर आपको जेआरएफ लेना है तो पहली वाली कैटेगरी के अंदर आना पड़ेगा, जूनियर रिसर्च फेलोशिप अगर लेना है तो पहली कैटेगरी के अंदर आना पड़ेगा, यानी आपको जेआरएफ के मार्क्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। ये तो 3 चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होगी, मैं उम्मीद करता हूं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। अब यहाँ पे पहली वाली कैटेगरी के लिए, जैसे कि पहले वाली कैटेगरी के लिए ओनली इंटरव्यू देना है आपको, ठीक है। पहली वाली कैटेगरी में अगर आप जेआरएफ क्वालिफाइड हो गए और आपको पीएचडी करना है, मान के चलिए, ठीक है, तो आपको सिर्फ इंटरव्यू देना है और इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा आईआईटीज, आईसर, यूनिवर्सिटीज वगैरह के पीएचडी। तो कोई अलग से आपको टेस्ट वगैरह देने की जरूरत नहीं, कोई अलग से वो परसेंटेज वगैरह आपका नहीं देखेंगे, ओनली जेआरएफ देखकर ही आपको वो देंगे। बट अगर आपका एलएस है, मान के चलो लेक्चरशिप्स वाले स्कोर आपको मिले हैं, ठीक है, और उससे कम स्कोर आपका आया है, तो यानी अगर आप सेकेंड और थर्ड कैटेगरी में बैठ रहे हो, ये जो है ना यहाँ पे
मैंने जो आपको बताया सेकंड और थर्ड कैटेगरी में, तो उन्होंने इसको डिवाइड किया है कि अगर जो सेकंड फॉर हु क्वालिफाइड इन द कैटेगरी 2 and 3, 70% वेटेज विल बी गिवन इन द टेस्ट स्कोर। जो भी नेट का स्कोर होगा उस पर 70% वेटेज दिया जाएगा, और 30% वेटेज इंटरव्यू के लिए, जो इंटरव्यू जो होगा उसका 30%, यानी उसके बेस पर अगर आप ओनली एलएस क्वालिफाइड है तो आपका में 70% तो आपका स्कोर को देखेंगे, जो नेट का स्कोर है। मान के चलो कि भाई आपका एक का आया है 95 और एक का 90 मार्क्स है, तो 95 वाले को प्रायोरिटी देंगे थोड़ा सा, मान के चलो, है ना। अगर उसका एलएस हुआ है तो 95 को प्रायोरिटी देंगे, तो और उसका इंटरव्यू अच्छा गया तो 30% वेटेज आपके इंटरव्यू पे होगा कि आप इंटरव्यू कैसे देते हो, तो उसकी बेस पर आपको पीएचडी के अंदर एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। द पीएचडी एडमिशन will be based on the combined merit of net mark and mark obtained in the interview। इंटरव्यू और वाइवा के अंदर जो आपके मार्क्स मिलेंगे उसकी बेस पर आपको पीएचडी प्रोग्राम के अंदर सिलेक्शन होगा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला। ये किन स्टूडेंट के लिए है? कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 वालों के लिए कोई कंडीशन नहीं है। अगर आपका जेआरएफ है तो कोई आपको कोई 70% आपको वेटेज नहीं देखेंगे, स्कोर वगैरह वहां पे नहीं देखेंगे, आपके नाम के आगे जेआरएफ है आपको मिल जाएगा। बट जिनके आप एलएस है और जिनको पीएचडी करना है, एलएस के बाद भी पीएचडी करना है, तो उनके लिए 70% वेटेज उनके स्कोर का होगा और 30% वेटेज उनके इंटरव्यू का होने वाला। इंटरव्यू भी आपको अच्छे से देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये उन कैटेगरी के लिए यहाँ पे बोला गया है कि द मार्क ऑब्टेन इन द नेट बाय द कंडक्ट इन द कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी विल बी वैलिड फॉर द प्लेड इन द 1 year एडमिशन। तो जो भी अगर मान के चलो कि मैं एलएस क्वालिफाइड हुआ, मान के चलो, ठीक है, तो मेरा जो स्कोर होगा, एलएस का जो स्कोर होगा वो सिर्फ 1 year के लिए, पीएचडी करना है मुझे तो 1 year के अंदर ही मुझे उसमें एडमिशन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर अगले साल मुझे वापस से उस नेट एग्जामिनेशन को देना पड़ेगा। जेआरएफ के लिए कोई कंडीशन नहीं, जेआरएफ वालों का तो जो 2 साल 3 साल है वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, उसके कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में हो, कैटेगरी और 2 और कैटेगरी 3, नॉट कैटेगरी 1, तो आपको 1 साल के अंदर ही पीएचडी प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ले लेना है, ठीक है, ये उन्होंने कहा है। उसके बाद वो वैलिड नहीं रहेगा, वो स्कोर वैलिड नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। और ये इंफॉर्मेशन आपको जो मिली है, नोटिफिकेशन बुलेटिन इंफॉर्मेशन नेट जून 24 विल बी इशूड बाय दी, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगी, ठीक है, जल्द ही, और अपडेट किया जाएगा और इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जो 5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ठीक है भाई, इन्होंने इनका पर्पस क्या था? पहला पर्पस था कि भाई जो अदर यूनिवर्सिटी उनका डिफरेंट पीएचडी इंटरेस्ट लेती है, तो उसको हटा के सिर्फ नेट को उनको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाना था, इस वजह से वो नेट को प्रायोरिटी दे रहे हैं, नेट की बेस पर पीएचडी आपको देंगे। जेआरएफ है तो वो तो देते ही थे और फेलोशिप भी देते थे, बट नेट है तो वो क्राइटेरिया नहीं होता था। बट अगर आप नेट भी क्वालिफाइड है तो आपको पीएचडी करने के लिए आप मौका मिलेगा, साथ साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनने का मौका मिलेगा, बट फेलोशिप नहीं मिलेगी। तो थर्ड कैटेगरी जो है आपकी, थर्ड कैटेगरी, उसके अंदर आपके मार्क्स एलएस से भी थोड़े कम हो सकते हैं। जो उन्होंने वो जो भी रैंक डिसाइड करेंगे, वो जो भी मार्क्स डिसाइड करेंगे, उस रैंक के उस पर, उस मार्क्स के ऊपर आपको थर्ड कैटेगरी में ऐड किया जाएगा, और जहां पे आप पीएचडी कर सकते हो बट असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ फेलोशिप नहीं ले सकते हो। बस ये 3 बातें उन्होंने उस पूरे नोटिफिकेशन में की है। उनका पर्पस क्या है? क्योंकि उनको रिसर्च को ज्यादा प्रायोरिटी दे। और अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर पुट कर सकता है। अब बच्चों यहाँ पे अब आपको जेआरएफ तो क्वालिफाइड होना है, टारगेट तो हमें जेआरएफ का करना है। हो सकता है कुछ सिली मिस्टेक्स होने की वजह से हमारा एलएस आ जाता है, ठीक है, बट हमारा टारगेट जेआरएफ का होना है। और जेआरएफ को ही टारगेट को ध्यान में रखते हुए बच्चों, जेआरएफ के टारगेट को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक जेआरएफ बूस्टर कोर्स को लेकर आए हैं, जो इस 60-70 डेज के अंदर आपको क्विक रिवीजन कराएंगे, एडिशनल जो हाई क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है, जहां स्टडी नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो जरूर जाके आप इसमें इनरोल करें, क्योंकि रिवीजन बहुत मस्ट है गुड रैंक निकालने के लिए, ठीक है। तो जल्दी जाइए और इस जेआरएफ बूस्टर कोर्स में जरूर इन्वॉल्व करिए। केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस के एस्पिरेंट, ये सब इसमें जाकर इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो सेशन है आप सभी एस्पिरेंट के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पुट करिएगा। और सेशन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और
लाइक बटन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, अपना ख्याल जरूर।